हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बात किया जाए तो हमारे पार्ट 3 इसमें कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इसके काफी टॉपिक को कंप्लीट किया। पार्ट सेकंड के अंतर्गत भी इसके काफी जो मेजर टॉपिक के थे उनको कंप्लीट किया गया। अब आ जाता है हमारा पार्ट 4। जैसे आपका जो फर्स्ट वाला जो इकोनॉम मतलब पॉलिटी का आया हुआ था, उसको हमने सिर्फ पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ही दिया था, तो वो 2 पार्ट में आपका कंप्लीट कर दिया गया था। लेकिन इकोनॉमी के पार्ट को इस तरीके से दिया जा रहा है, ये अगर ऐसा रहता है, तो ये रहता है कि आप 1 से डेढ़ महीने मतलब 1 से डेढ़ घंटे का 1 घंटे का रहेगा, तो आपका थोड़ा-थोड़ा भी आप रिवाइज़ करते हैं, तो एटलीस्ट रिवाइज़ हो जाएगा। मतलब कि कोई लोड नहीं आएगा। उसी लोड के को आसान बनाने के लिए आपकी ये चीज़ें की गई हैं, ताकि ये ना रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम रहे कि आप पढ़ रहे हैं तो उसको बर्डन के रूप में पढ़ रहे हैं, कि आपको बहुत इकट्ठी क्लास दे दी गई 4-5 घंटे की, तो आपको पढ़ने में मतलब समझने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए इसको ये ऐसा बनाया गया है कि आपको पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरीके से दिया गया है। तो आप इस सेशन की जो आ रहा है ये सेशन है, इसको आप शेयर करते रहिएगा और आप भी देखिए अपने दोस्तों को और अपने जो भी स्टूडेंट आपके से कनेक्टेड हैं, यानी कि जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, उन सभी को आप मतलब कि दी बताइए कि इस तरीके की ये क्लास यहाँ पर आपको दी जा रही है। और आपको बता दें कि ये आपका जो पीटी 365 है, उसका पूरा रिवीजन आपको कराया जाएगा। अभी तो पॉलिटी का किया गया, पॉलिटी के बाद अभी पॉलिटी का कंप्लीट हुआ है, फिर अभी इकोनॉमी का ये आया हुआ है। इकोनॉमी के बाद आपका जो भी सेशन आएगा, इसके बाद शायद एनवायरनमेंट ही आएगा। एनवायरनमेंट के बाद आपका आएगा आपका कल्चर का। तो इस तरीके से आएगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ये आ चुकी है। तो अभी देख लेते हैं कि हमारे कौन-कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत कंप्लीट किए गए हैं और फिर उसके बाद उनकी डिटेलों को जानेंगे। चलिए, तो टॉपिक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ये आता है कि हमारा टॉपिक जैसे कि पहला जो था बैंकिंग और मौद्रिक नीति का, इसको कवर किया गया। फिर आपका जो दूसरा आया टॉपिक कौन-सा? वित्त एवं कराधान का, उसको भी कंप्लीट किया गया। तीसरा जो आता है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार को कंप्लीट किया गया। फिर चौथा जो टॉपिक आता है वह बाह्य क्षेत्रक का। तो बाह्य क्षेत्रक का और फिफ्थ जो टॉपिक आता है आपका जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समृद्धि और विकास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक के बारे में आज पढ़ लिया जाएगा। तो ये जो 2 टॉपिक होंगे इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक आता है समृद्धि एवं विकास, तो इनके सब टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक आएगा वह सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में है। फिर दूसरा क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट जो है वह उसको 2023-24 की जारी की गई है, उसके बारे में आएगा। फिर वैश्विक जो बहुआयामी पॉवर्टी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो वैश्विक स्तर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में उसी के अंतर्गत प्रेस्टन वर्क आएगा, उसको पढ़ा जाएगा। और इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम आएँगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक की ओर, तो जानेंगे कि कृषि क्षेत्रक के बारे में, भारत में बागवानी क्षेत्रक में, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, भारत में पशुधन क्षेत्रक के बारे में, श्वेत क्रांति 2.0, कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीटेक के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये किसानों के जो मुद्दे यानी आंदोलन चलते हैं, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर ही आपके कई सारे मतलब उसी मेन जो उनका मोटिव है एमएसपी का लागू करने वाली सिस्टम है, तो उसी से रिलेटेड ये आंदोलन रहता है। तो ये आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। भारत की कृषि निर्यात नीति के बारे में पढ़ा जाएगा। सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन यानी कि तिलहन के बारे में, मिलेट्स के बारे में, स्पाइसेस जो योजना चलाई गई है मसालों के लिए उसके बारे में, दलहन से रिलेटेड, जूट से, नाबार्ड जो अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 का आया है उसके बारे में, प्राथमिकी कृषि ऋण समितियों के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य के क्षेत्र के बारे में जिसमें सीबेट या समुद्री सिवार की खेती में, अन्य प्रमुख घटनाक्रम में जैसे कि केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके मेजर टॉपिक होंगे, तो इनको एक-एक करके पढ़ेंगे। आज हम 5वां और 6वां टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। फिर आपके जो ये आगे के टॉपिक होंगे तो 2 पार्ट और ले लेंगे। तो इसमें एक पार्ट जो होगा हमारा 7, 8, 9 को कर लेंगे और ती जो ती लास्ट पार्ट होगा उसमें 10, 11, 12 को ले लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये मैगज़ीन
कवर हो जाएगी। तो ये आज हमारा 4th पार्ट है, फिर 5th पार्ट और 6th पार्ट के अंतर्गत इस मैगज़ीन को फिनिश कर देंगे। तो आपको पढ़ते जाना है और रिवाइज़ करते जाना है कि आप जैसे भी फ्री होते हैं तो आप करंट अफ़ेयर का वीडियो देखते रहिए, ताकि ये रहे कि आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपका रिवीज़न भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको इसकी वीडियो के जो भी हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है, तो आप वहाँ से उपलब्ध कर लेंगे। अब आता है समृद्धि एवं विकास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर कि किस तरीके के ग्रोथ और डेवलपमेंट इस जो अप्रैल से अक्टूबर तक में हुआ है, उनको बारे में है। तो इसमें आता है कि आपका कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में कि सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में देखते हैं कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण की धीमी समृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। तो क्या चुनौती रही है कि जिस तरीके से जो निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, उसकी धीमी वृद्धि होना। क्या होना? धीमी वृद्धि होना, एक तरीके से धीमी समृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती उभरी है। अब ये आ जाता है कि निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण आखिर को होता क्या है? और इसमें किस तरीके का निवेश किया जाता है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है, जो अभी इसमें कमी देखने को मिली है, यानी कि धीमी वृद्धि देखने को मिली है, जो सीधे सकल घरेलू उत्पाद को पूरा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जीसीएफ-सीएफ जो है यानी कि निवेश का विकास जो आता है, वह भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक देश में निवेश जीडीपी का 10% आसपास रहता है। तो क्या रहता है निवेश के 10% के आसपास रहेगा और यह जो निवेश होगा वह 1980 के दशक में जीडीपी के लगभग 10% के आसपास होता है, जो बढ़कर 2007-8 में लगभग 27% हो जाता है। तो इस तरीके से रहता है। फिर जब 2011-12 की बात देखते हैं तो इसमें निजी क्षेत्र में गिरावट शुरू हो जाती है और 2020-21 में जीडीपी में यह 19.6% के नीचे पहुंच जाता है और फिर से ये गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये सकल पूंजी इस निर्माण को दिखाया गया है, जिसमें ये 2014-15 से एक रेशियो लिया गया है। 2015 14-15 16-17 17-18 19-20 21-22 और 23 तक का होता है। तो इस तरीके से इसको लिया गया है। और इसमें ये स्थिर कीमतों पर 2011 से 2012 तक पर में ये जो जीएफसीएफ जो दिया गया है, वह लाख करोड़ रुपए में दिया गया है, जो 60 करोड़ रुपए तक का 60 लाख करोड़ तक का दिखाया गया है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो इन्फोग्राफिक है, इसके माध्यम से स्पष्ट ही हो रहा है कि किस तरीके से इसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति आती है। फिर चलते हैं कि इसमें देखा जाए तो उच्च बचत दर अर्थव्यवस्था में भी कई बार पूंजी निर्माण के उत्पादन में एक उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती। इसका कारण क्या होता है कि जैसे कि अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी उत्पाद अनुपात भी इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। तो जी ये तो जी इस एफसीएफ के विकास के बारे में है। अब जीएफसीएफ के क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों की सकल जोड़ या वृद्धि को सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अर्थव्यवस्था की स्थायी परिसंपत्ति हैं, उनके सकल जोड़ को कहा जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों का सकल जोड़ इस तरीके से जीएफसीएफ होता है। ये पूंजी निर्माण किस तरीके से? यानी कि ये पूंजी निर्माण जो होते हैं वह संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी जैसे परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी के निवेश की प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष 1999 से 2000 के बीच का है, तो इसी आधार वर्ष पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये आता है कि इसमें जीएफसीएफ में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है के अंतर्गत आते हैं और शामिल नहीं है के अंतर्गत जैसे भूमि सुधार। शामिल में जैसे कि समतलीकरण, बाड़ लगाना, जल निकासी आदि। फिर आता है संयंत्र, मशीनरी, उपकरण की खरीद। अवसंरचना के अंतर्गत आता है जैसे सड़कें, पुल, रेलवे। बार-बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि जैसे डेयरी, मवेशी, भेड़ के बारे में। बड़े पैमाने पर मरम्मत और रख-रखाव के कार्य के लिए जो परिसंपत्तियों को अधिक समय में आर्थिक उपयोगी बताता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ होती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य होते हैं, तो इस तरीके से। अब आते हैं इसमें कौन शामिल नहीं है, जैसे कि मध्यवर्ती उपभोग के लिए निर्धारित लेन-देन।
उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा इनपुट के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं को मध्यवर्ती उपभोग कहा जाता है। घरेलू अंतिम उपभोग व्यय के लिए मशीनरी और उपकरण होना, प्राकृतिक आपदाओं का होना जैसे बाढ़, जंगल की आग आदि के कारण इसमें नुकसान होता है। तो इस तरीके से इसमें उपभोग में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, इसके बारे में बताया जाता है। फिर आते हैं निजी जी एफसीएफ और सार्वजनिक जी एफसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम निजी निवेश की ओर। जब हम निजी निवेश को ओर चलते हैं तो यह है जीएफसीएफ का निवेश भी कहलाता है। निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के निवेश इसमें शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण के लिए निजी निवेश कहते हैं। फिर आते हैं सार्वजनिक निवेश की ओर जो एक तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट है जो सरकार द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण होता है और ये इसमें केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों निगम इसमें शामिल होते हैं और इसमें परिवहन, दूरसंचार, भवन जैसी अवसंरचना भौतिक या मूर्त रूप देखने को मिलता है जिसमें शिक्षा, कौशल ज्ञान के मानव पूंजी और अमूर्त निवेश भी शामिल होता है। सार्वजनिक निवेश को बढ़ने से क्राउडिंग आउट की स्थिति भी उत्पन्न होती हो जो निजी निवेश कम हो जाता हो। क्राउडिंग आउट एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सरकार आम जनता पर करना का भार बढ़ाकर बाजार से अधिक उधार लेकर सरकारी खर्च में वृद्धि करती है और इस वजह से निजी क्षेत्र की आर और उनके द्वारा जो ऋण की मांग है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। सकल पूंजी निर्माण और निवल पूंजी निर्माण में आखिर क्या अंतर है, इसके अंतर को देख लेते हैं। तो जब हम सकल पूंजी निर्माण की ओर बात करते हैं तो इसमें शामिल होते हैं आपके कच्चे माल, अर्ध तैयार, तैयार उत्पाद में स्टॉक में परिवर्तन होना, उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार चढ़ाव के निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक होते हैं। कीमती वस्तुओं पर निवल खरीदारी होती है जैसे सोना, रत्न, आभूषण, कीमती पत्थर आते हैं। निवल पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखा जाए तो इस मायने में अलग होते हैं और ये मापन के लिए मूल्यह्रास, अनुपयोगी परिसंपत्ति और स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूंजी निर्माण के विभिन्न प्रारूपों को जाना। आप जानते हैं मानव विकास रिपोर्ट जो कि 2023-24 की आई हुई है उसके बारे में। क्वेश्चन आता है कि मानव विकास रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर दूसरा आता है कि जो मानव रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से होती है और इससे संबंधित तथ्य क्या है। जो अगर 2023-24 की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उस रिपोर्ट के अंतर्गत बात की जाए तो उसमें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कौन प्रथम देश है, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में कितनी रैंकिंग है। तो इस तरीके के विभिन्न प्रारूप होते हैं जिनको आपको जानना होता है। तो हाल ही में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। तो मानव विकास रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड होता है। तो इस तरीके से इसका नाम होता है। इससे संबंधित तथ्यों में जैसे इस रिपोर्ट में लोकतंत्र में विरोधाभास की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का क्या तात्पर्य होता है कि लोकतंत्र के लिए अटूट समर्थन के साथ साथ नेताओं के भी बढ़ते समर्थन से होता है जो लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। एसडीआर 2023-24 की भारत की जो स्थिति है जिसमें एसडीआर का जो स्कोर आता है 2021 में 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो जाता है और 2022 में इसमें एसडीआई के कुछ जो सभी घटक हैं उनमें भी एक इम्प्रूवमेंट की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसमें भी एक सुधार देखने को मिलता है। भारत की एसडीआई रैंकिंग में सुधार हुआ है जिसमें 2021 में यह 135वें नंबर पर रहती है, 2022 में 134वें नंबर पर और 2018 में 130वें नंबर पर। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्ट में हम एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो क्या रहे कि जो 2021 में 135वीं आती है, 2022 में आपकी 125वीं आती है और ये 2022 में 134वीं आती है, 2018 में 130वीं आती है। पड़ोसियों देशों के साथ तुलना की जाए तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वह चीन में 75 आती है, श्रीलंका में 78 आती है, इसी के साथ मालदीव में 87, भूटान में 125, बांग्लादेश में 179, ये नीचे। भारत की रैंकिंग में म्यांमार जो आता है, म्यांमार की रैंकिंग 144 है। कितनी है म्यांमार की रैंकिंग? म्यांमार की रैंकिंग 144 आती है, नेपाल की 146 आती है, पाकिस्तान की 164, अफगानिस्तान की 182 से भी बेहतर है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग जो 2021 के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 135 है। जब 135 है तो ये जो नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इसकी रैंकिंग बेहतर है। लेकिन नीचे किससे है? चीन से, श्रीलंका से, मालदीव से, भूटान से और बांग्लादेश से। भारत को जो है, भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो भारत को किसके अंतर्गत रखा गया है? इसकी
मध्यम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है भारत को, कि भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी के अंतर्गत इसमें रखा गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत के संदर्भ में ये जो रैंकिंग है वह ये तो हमने देख लिया, मतलब रैंकिंग के बारे में पूरी चीज़ों को जान लिया। अब जान लेते हैं एसडीआर के बारे में कि एसडीआर को आखिर कब जारी किया गया और ये किस रिपोर्ट को प्रकाशित की गई। तो एसडीआर को यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। तो कब से जारी किया जा रहा है? 1990 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यह मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को जांच पड़ताल करना है और उनके बारे में सिफारिशें करनी है। तो क्या करना है? जांच पड़ताल करने के साथ साथ इनकी सिफारिशों को करना है। और मानव विकास सूचकांक जो है वह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब जो हक रहे हैं। कौन रही वे? महबूब उल हक के द्वारा इसे विकसित किया गया था और 1990 के बाद से यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार रहा था। तो इस तरीके से ये मानव विकास रिपोर्ट के बारे में होता है। तो ये आ गया। अब आते हैं हम इसके अंतर्गत देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, जैसे कि आयाम संकेतक और आयाम सूचकांक के बारे में। क्योंकि जब कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो उसमें आयाम भी होते हैं, संकेतक भी होते हैं, आयाम सूचकांक भी होते हैं। जब हम आयाम की ओर चलते हैं तो उसमें आ जाता है कि दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन होना। इसी के अंतर्गत ज्ञान आएगा और ज्ञान जब प्राप्त होगा तो सम्मानजनक जीवन स्तर भी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। फिर हम संकेतक की ओर चलते हैं तो संकेतक में आते हैं जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष आते हैं। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय, और फिर आता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो आयाम सूचकांक में, शिक्षा सूचकांक और जीएनआई सूचकांक होता है। और इन्हीं सभी को, ये संकेतक, आयाम और सभी को मिला करके मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे के मिला जुला रूप होता है। तो ये पूरा मिला जुला रूप है। फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें अलग अलग तरीके की स्थिति होती है कि अगर इतना क्राइटेरिया होगा तो इस माध्यम के अंतर्गत आएगा। इस तो जैसे कि जब इसका क्राइटेरिया 0.550 से कम होता है तो वहां पर निम्न आता है। फिर मध्यम जहां पर आता है, जहां 0.550 से 0.699 तक होता है वहां पर मध्यम आता है। जहां पर 0.700 से होता है वहां पर 0.799 आता है। और जहां अति उच्च होता है वहां पर 0.80 से अधिक होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये निम्न, मध्यम और उच्च एवं अति उच्च के अंतर्गत आता है। तो ये चारों प्रक्रिया इसमें निवास करती है, मतलब कि इसी प्रक्रियाओं के विकास क्रम में विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। अब आती है मानव विकास के मापने के प्रमुख सूचकांक के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सूचकांक को माना जाता है और कौन कौन से रिपोर्ट मतलब कि इस रिपोर्ट को कौन-कौन से यहाँ मापन होते हैं, मापन के साथ भारत का क्या प्रदर्शन, यानी कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो हम जब सूचकांक की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि लैंगिक असमानता सूचकांक आता है, जिसका मापन 3 प्रमुख आयामों के आधार पर होता है। इनके आयाम के अंतर्गत आता है जैसे जनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार होते हैं। इसमें भारत में 2022 में 108वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 122वें स्थान पर आता है। फिर आते हैं लैंगिक विकास सूचकांक की ओर। जब हम इस सूचकांक की ओर आते हैं तो देखते हैं कि लैंगिक आधार पर एसडीआई में असमानताओं को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? असमानताओं को मापा जाता है। इसमें भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच एसडीआई संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम होता है। एसडीआई उपलब्धियों के मामले में पुरुष महिलाओं से 10% बेहतर की स्थिति में होते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। फिर आते हैं समायोजित असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की ओर। जब हम इसकी ओर चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि 2 मापन आते हैं, एक एचडीआई और असमानता के कारण एचडीआई की समग्र हानि। तो इस तरीके से ये आता है। और आईएसडीआई में भारत की रैंकिंग 140 भी होती है और 6 स्थानों की गिरावट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक के बारे में देखा जाए तो यह एंथ्रोपोशिन युग यानी कि मानव जनित गतिविधियों में पृथ्वी पर दबाव को एसडीआई के साथ समायोजित करता है और ऐसा 2 पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। जिसमें भारत की रैंकिंग 127 भी है। भारत में पीएचडीआई और एचडीआई में स्कोर 3% का अंतर होता है। तो इस तरीके से इसमें ये डिफरेंशिएशन भारत के प्रदर्शन और आयामों के बारे में जाना। चलिए अब चलते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की ओर। अब इसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन कि अगर ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जा रहा है तो इसके अंतर्गत इसे किसके द्वारा पहला तो जारी किया जाता है? इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? कितने देश शामिल हैं? किस तरीके की प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है? इन सब के बारे में जानते हैं।
तो जो पॉवर्टी इंडेक्स है यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई जो आता है, यह जो है वह यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कौन कौन सा इंडेक्स, ये अभी आपका यूपीपीसीएस में वैसे क्वेश्चन आया भी हुआ था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कौन से इंडेक्स मतलब कि किस किस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था। 2024 में ये जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि यह 112 देशों में ये 1.1 बिलियन लोग यानी कि विश्व की लगभग 88% अब 18% आबादी जो होती है वह गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन करती है। और भारत में 234 मिलियन जो होती है यानी कि 23.4 करोड़ लोग जो होते हैं वह चरम गरीबी में जीवन जीते हैं, जिसमें विश्व में सर्वाधिक है। फिर आते हैं पॉली क्राइसिस के बारे में। पॉली क्राइसिस आखिर क्या होता है कि विश्व बैंक के द्वारा पॉवर्टी प्लेनेट एंड प्लेटनेट रिपोर्ट 2024 जारी की जाती है, जिसमें पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस रिपोर्ट को पॉली क्राइसिस यानी कि बहु संकट वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक गरीबी में कमी की गति और वैश्विक समृद्धि अंतर में लगभग स्थिर हो गई है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताई गई। अब ये जब रिपोर्ट में बताया गया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पॉली क्राइसिस आखिर होता क्या है, जिस तरीके की स्थिति पैदा हो। तो पॉली क्राइसिस जो है एक ऐसी स्थिति होती है जहां धीमे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम, अधिक अनिश्चितता जैसे संकट एक ही समय एक साथ पैदा हो जाते हैं। इसके चलते राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुश्किल हो जाता है। और समृद्धि अंतर के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें विश्व बैंक द्वारा इसे विकसित किया जाता है और यह दर्शाता है कि विश्व की जो आबादी है वह एक दिन में $25 की न्यूनतम आय तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कितने धन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये पॉली क्राइसिस के जो डेफिनेशन को दिया गया है उसके बारे में जाना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में जानते हैं कि यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि गरीबी को मापने की एक जो विधि है वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इसमें कौन-कौन से स्तर होते हैं? पहला तो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, जीवन स्तर। तो इनके क्षेत्रकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि गरीबी को मापने के लिए कौन-कौन से क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं जिसमें क्षेत्रों में गरीबी लोगों के लिए सामना करने के लिए कई प्रकार के अभावों के स्तर को मापा जाता है। कौन-कौन से? जैसे कि इसमें टोटल 10 संकेतक होते हैं। 10 संकेतकों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आते हैं आपका पोषण, पोषण आता है, फिर आता है आपका बाल मृत्यु दर, स्वास्थ्य आता है और स्वास्थ्य के अंतर्गत ये 2 आते हैं। शिक्षा के अंतर्गत आते हैं आपकी स्कूली शिक्षा में के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति के वर्ष होते हैं। और जीवन स्तर के अंतर्गत इसमें 6 आते हैं, जिसमें खाना पकाने का ईंधन, सैनिटेशन, पीने योग्य पानी, विद्युत आपूर्ति, आवास और संपत्ति। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ये प्रमुख क्रम आते हैं, मतलब कि टोटल जो 10 संकेतक है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। और ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं? गरीबी के 3 आयाम। तो ये गरीबी के तीनों आयाम होते हैं। अब इस संकेतकों को मतलब कि एमपीआई पहली बार कब जारी किया जाता है? इसे 2010 में जारी किया जाता है। और जो सतत विकास लक्ष्य का 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है उसमें देखा जाए जो सतत विकास लक्ष्य के फर्स्ट के अंतर्गत इसमें गरीबी के सभी क्षेत्रों में सभी रूपों में उन्मूलन के लक्ष्य का टारगेट भी इसमें रखा गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कि भारत में किस तरीके से है। तो भारत में इसकी शुरुआत होती है नीति आयोग के द्वारा 2021 और इसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के एक डेटा का उपयोग किया जाता है और यह वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों अथवा भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 2 अतिरिक्त संकेतकों में जोड़ा जाता है, जिसमें एक तो जोड़ा जाता है मातृ स्वास्थ्य को, दूसरा जोड़ा जाता है बैंक खाता को। तो इस तरीके से 2 संकेतक जोड़े जाते हैं। एनएमपीआई का वैल्यू जो होता है इसका निर्धारण हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के गुणा करके इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। फिर आते हैं हम इसके इंटेंसिटी, ये हमने देख लिया।
अब चलते हैं अन्य संबंधित सुर्खियों की ओर। अन्य संबंधित सुर्खियों के अंतर्गत देखते हैं कि 2005 से 2006 में भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2023-24 में 29.17% से यह घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। मतलब कि इसमें कितना अंतर देखने को मिला है? 29.17% से इसमें 11.28% का एक अंतर इसके अंतर्गत देखने को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जो कि असमानताओं में कमी को भी दर्ज करती है। भारत के सतत विकास लक्ष्य जो 1.0 में से हासिल करने की दिशा में कहा गया, और यह 2030 के पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना होगा। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये प्रमुख सुर्खियां हैं जो नीति आयोग के जो गरीबी सूचकांक यानी कि चर्चा पत्र है उसमें इन बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब आते हैं मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। मिडिल इनकम ट्रैप के अंतर्गत बात की जाए तो हाल ही में विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में मिडिल इन द मिडिल इनकम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने के जोखिम का सामना कर पड़ रहे हैं। अब मिडिल इनकम ट्रैप आखिर होता क्या है, जिसके बारे में विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है। तो मिडिल इनकम ट्रैप की एक वो स्थिति होती है, मतलब कि वो स्थिति जिसमें तीव्र आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं। मतलब कि जिसकी आर्थिक समृद्धि एक तीव्र स्तर पर हो रही है, उसमें देखते हैं कि वो एक मध्यम पर आकर स्थिर हो जाती है। और यहाँ वो जिस मतलब कि उनका जो उच्च आय वाले देशों के लिए जो पहुंचने में वो विफल हो जाती है। मतलब कि जो जिस तरीके से तीव्र जारी है तो उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है कि वो उच्च स्तर पर न जाकर मध्य में आके फंस जाती है। और मध्य में फंस जाती है तो उसे मिडिल इनकम ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप मतलब कि एक जाल में फंस, ट्रैप मतलब होता है जाल, और ऐसे एक तरीके से फंस जाना। तो ये उच्च आय स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, उसे पहुंचने में विफल होती है। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप होता है। इस तरीके से आप नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कि आप हैं, आपको ये है कि आपने एक दूरी डिसाइड कर ली है कि हमारा एक पॉइंट है, अगर हम वहां पर पहुंच गए, जैसे कि हमें टॉप फ्लोर पर जाना है, 3 फ्लोर है आप जहां जिस मकान में रह रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि आपको थर्ड फ्लोर पर जाना है। थर्ड फ्लोर पर जाना है, आपकी वही स्थिति, आप वहीं रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप सेकंड फ्लोर पर आके फंस जाते हैं, फिर आप आगे नहीं जा पाते हैं। आपका क्या है कि आपको जाना तो है ऊपर, मतलब कि आपको थर्ड फ्लोर पर जाना है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप सेकंड फ्लोर पर आकर फंस गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मिडिल इनकम ट्रैप भी होता है। सबसे पहले देखते हैं 2007 में कि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट इन ईस्ट ईस्ट एशिया वेल्स आइडियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में मिडिल इनकम ट्रैप शब्द का भी उल्लेख किया था। तो इस शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? 2007 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में। मध्यम आय वाले देश जो आते हैं, वह विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को मिडिल इनकम यानी कि मध्यम आय वाले देशों में वर्गीकृत करते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 135 अमेरिकी डॉलर से 13,886 अमेरिकी डॉलर हो गई है। और विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति जो जीएनआई है वह 2,540 डॉलर पहुंच गया है। इस ट्रेंड के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दशक के दौरान मिडिल इनकम यानी कि मध्यम आय वाले कुछ जो देश हैं, उनमें उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में ये शामिल हो गए हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें विश्व बैंक की ये जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों में 3 आई रणनीति अपनाई गई है। अब 3 आई रणनीति में कौन कौन शामिल है? तो 3 आई है तो 3 तरीके के आई होंगे। आई कौन कौन से? पहले आई का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट। क्या होगा इसका मतलब? इन्वेस्टमेंट। फिर हम दूसरे आई में आता है तो आई में दूसरे में क्या होता है? इन्फ्यूजन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी। फिर जब हम तीसरे आई की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको इनोवेशन। यानी तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पास 3 आई उपलब्ध है। पहला आई इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, दूसरा आई होता है इन्फ्यूजन ऑफ द ग्लोबल इन टेक्नोलॉजी यानी कि वैश्विक प्रौद्योगिकियों का समावेश, तीसरा आई होता है इनोवेशन।
जो फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई को बढ़ाने के लिए रचनात्मक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि अगर इस तरीके के लिए किया जा रहा है तो उसे एक क्रिएटिव तरीके से उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नवाचार तकनीक का परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है जो पुरानी तकनीकों पर आधारित उद्योग, फर्मों और रोजगार के अप्रासंगिक होने का कारण बनती है और बदलाव की नई संरचनाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करती है और इसमें यह दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि और विकास को भी सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब चलते हैं हम प्रेस्टन वर्क की ओर, वक्र की ओर, जो इसी के अंतर्गत आता है। प्रेस्टन वर्क वक्र जो होता है वह भारत की आर्थिक समृद्धि के इतिहास का विश्लेषण अक्सर प्रेस्टन वक्र में के जरिए किया जाता है। किसके नजरिए से? प्रेस्टन वर्क के नजरिए से किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये प्रेस्टन कौन है जिसके द्वारा ये चीज की गई है, और प्रेस्टन वक्र क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बार क्या होता है 1975 में एक अमेरिकी समाजवादी समाजशास्त्री होती है सैमुअल। कौन रहती है? सैमुअल एच प्रेस्टन। सैमुअल एस प्रेस्टन होते हैं। इनके द्वारा 1975 में इस शब्द को पहली बार पेश किया जाता है। और यह जो वक्र होता है वह किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उसकी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है इसमें? कि इसमें प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और उसकी जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती है। मतलब कि एक सीमा होती है, उससे ज्यादा तक नहीं जाती है। और जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही इसकी पोषण, स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पहुंच के कारण शुरुआत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखने को मिलती है और एक निश्चित बिंदु के बाद यह सपाट होना शुरू हो जाती है। मतलब कि इसमें क्या है कि ये जो वृद्धि है ये इस तरीके से जा रही है। अब इतना है तो इतना ही रहेगी, यानी कि ये एक सीक्वेंस वाइज से चलेगी, उसमें कोई उससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर इसको दिया गया है और इसमें जीवन प्रत्याशा को यहाँ पर बताया गया है। तो प्रेस्टन वर्क को किसके द्वारा किया गया? 1975 में पहली बार अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने पेश किया हुआ था। अब आते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की ओर। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में देखते हैं कि 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। किसको दिया गया? डारोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। यह पुरस्कार जो है वह उन्हें पुरस्कार संस्थानों के निर्माण कैसे किया जाए और उनकी समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस शोध कार्य के लिए दिया जाए। क्या होता है आपका कि जब भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पहला तो आपका शोध कार्य से रिलेटेड पूछा जाता है, इसी में आपको फंसा दिया जाता है। जैसे कि इसमें आपका एक लाइन में दे दिया लेकिन उसमें जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी में आपका घुमा फिरा के अच्छा सा स्टेटमेंट बना देते हैं। जब वो स्टेटमेंट बना देते हैं तो उसको समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है और आप शीर्षक को अगर अच्छे से पढ़े रहते हैं तो आप उसको इजिली समझ लेते हैं। तो इसमें आपको जो वैज्ञानिक है उनके नाम तो पढ़ना ही है, साथ में ये भी पढ़ना है कि ये किस शीर्षक पे है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं? पहले तो आते हैं डॉरेन एस मैग्लू, दूसरे आते हैं साइमन जॉनसन। इनका आपको नाम याद कर लेना है क्योंकि नाम से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाम ही डायरेक्ट पूछ ले। कोई ठिकाना थोड़ी रहता है कि आपसे फिक्स कर दिया है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेम्स ए रॉबिन्सन आते हैं तीसरे। पहले कौन आते हैं? डोरेन एस मोगलू। दूसरे आते हैं साइमन जॉनसन, तीसरे आते हैं जेमसन रोबिन्सन। इनका शीर्षक क्या है? संस्थानों का निर्माण कैसे किया जाए, समृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनका ही मोटिव था, मतलब कि ये इनका शीर्षक था। अब जान लेते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या है। तो इसके परिचय के अंतर्गत देखा जाए तो इसे स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार को आमतौर पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आपको बता दें कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो उस टाइम पर नोबेल पुरस्कार में शास्त्र के नोबेल पुरस्कार को शामिल नहीं किया गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 1968 में। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा पहले ही कर दी जाती है और लेकिन उस टाइम पर इसको ना जोड़ के एक टाइम बाद 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में इसकी स्थापना की जाती है। और शुरू में यह जो होता है वह 1895 के जो अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी, तो उन्हीं में से 5 पुरस्कारों में शामिल नहीं किया गया था। फिर आपका 1968 में आके शामिल किया गया तो उसके कारण ये आपका कई बार क्वेश्चन जैसे कि वनडे एग्जाम जो होते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अब यूपीएससी में भी है कि आपके 4-5 क्वेश्चन को मिला के पूरा इकट्ठा स्टेटमेंट ही दे देता है 3-4 चीजों को मिला के।
तो आपको पढ़ना ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पॉइंट को स्किप कर जाएँ। पुरस्कार के प्रथम विजेता के तौर पर देखा जाए तो इसमें जब 1968 में दिया गया, तो प्रथम विजेता 1969 में इनको रग्नार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को दिया गया। और जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, अमृत सेन को कल्याण अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत और उनके योगदान के लिए 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। और इस पुरस्कार जब दिया जाता है तो इसमें पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है। पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें शोध में देश की समृद्धि में सामाजिक संस्थानों के महत्व को दर्शाया गया। संस्थानों के प्रकार के अंतर्गत जैसे कि दो तरीके के संस्थाएं, एक दोहनकारी संस्था है, दूसरी आती है समावेशी संस्था। दोहनकारी संस्थाएं जो होती है वह कुछ उपनिवेशकों में दोहनकारी संस्थानों की स्थापना की गई है ताकि उपनिवेशक देश के लाभ में देशज आबादी का शोषण किया जा सके और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक डर बना रहता है कि जो निवेश किया गया वो पैसा फंस ना जाए और दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। समावेशी संस्थानों के अंतर्गत देखा जाए तो यह औपनिवेशिक सरकारों में कुछ उपनिवेशकों में बसने वाले यूरोपीय लोगों के लिए दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक आर्थिक संस्थानों की स्थापना की जाती है। और ये जहां से आबादी कम होनी होती है वहां पर यूरोपियों के बसने की संभावना भी कम होती है। तो इस तरीके से ये दोहनकारी संस्थान और समावेशी संस्थानों के बारे में इन्होंने संस्थाओं के प्रकार को बताया गया। तो ये आपके अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज के बारे में। चलते हैं हम सेकंड, मतलब कि हमारा ये आज का 6वां टॉपिक आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर के अंतर्गत कृषि संबंधित क्षेत्र में क्या चेंजेस हुआ, किस तरीके की प्रक्रिया रही। तो कृषि क्षेत्र की ओर चलते हैं तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। इस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और जीविका आजीविका के सुधार के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। क्या दिया गया है? 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में देखा जाए तो कुल 14,235.53 करोड़ इसमें रुपए का बजट का निर्धारण किया गया। किस तरीके का बजट का निर्धारण किया गया? टोटल 14,235.3 करोड़ रुपए का इतना टोटल बजट का निर्धारण किया गया। अब इसके लिए कौन कौन सी 7 नई योजनाएं, मतलब कि कौन 7 कृषि योजनाएं ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतना पैसा दिया गया है तो कौन कौन सी योजना है इनको जानना भी जरूरी होता है। तो पहली योजना तो आती है संधारणीय बागवानी विकास होना, दूसरी आती है डिजिटल कृषि मिशन, तीसरी आती है संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन आती है, चौथी आती है कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण होना, पांचवी आती है खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुधार, और छठी आती है कृषि शिक्षा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, और सातवीं आती है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल 7 नई कृषि योजनाएं होती हैं जिनके लिए 14,253.3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट में देखा गया है, जो 2011 से 2022 से 2022-23 तक रही। इस रिपोर्ट में 2022-23 के चालू मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.2% आता है। और इस संबद्ध क्षेत्र में अलग अलग उप क्षेत्र में मूल्यों की हिस्सेदारी का रुझान देखा गया है, जिसमें फसल की हिस्सेदारी 62.64% से घटकर ये 54.53% हो जाती है, और वानिकी की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई और पशुधन और मत्स्यिकी की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि देखने को मिली हुई है। अब किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं। तो जैसे कि पहली तो आती है तकनीकी समस्या, कि भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत है। जैसे चीन में देखा जाए तो 60%, ब्राजील में 75% और अन्य विकासशील देशों की तुलना काफी कम है। अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कृषि जीडीपी का केवल मात्र 0.4% ही जो है वह अनुसंधान और कृषि कार्यों में विकास में खर्च है। ले और जो अन्य देशों से जैसे चीन, ब्राजील, इजराइल की तुलना में बहुत कम है। सिंचाई अवसंरचना पर्याप्त नहीं होना, कि बोए गए क्षेत्र में लगभग 51% कृषि सिंचाई क्षेत्र जो है वह वर्षा पर निर्भर है। कॉप बेट परिघटना देखने को मिलती है कि खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में कमी होने, प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं होने के कारण, जैसे कारकों की वजह से
कॉप बेट परिघटना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस तरीके से। अब कॉप बेट परिघटना क्या होती है जब ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको जानना भी आवश्यक है। तो यह जो परिघटना है, यह कुछ वस्तुओं की कीमतों में चक्रीय प्रगति का उतार-चढ़ाव इसमें देखा जाता है। इसमें देखते हैं कि उत्पाद की उच्च कीमत मिलने के कारण आगे भी उच्च कीमत की उम्मीद रहती है और किसान जो होते हैं, वह अधिक उत्पादन कर लेते हैं, जिसके कारण बाजार में अधिक फसल की आपूर्ति होती है और अधिक उत्पादन की वजह से कीमतों में गिरावट आती हो और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से कॉप बेट परिघटना होती है। अब चलते हैं भारत में बागवानी क्षेत्र की ओर कि हाल ही में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन और संधारणीय के तहत संधारणीय बागवानी मिशन विकास और स्वच्छ पोत कार्यक्रम की योजना को मंजूरी दी है। तो अब ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किसके तहत शुरू की गई है? एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। तो सबसे पहले देखते हैं स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता कम करना। इसके कार्यान्वयन एजेंसी जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। इसके 3 घटक आते हैं, जिसमें पहला आता है एडवांस डायग्नोस्टिक्स चिकित्सा और उर्वरक संवर्धन, प्रयोगशाला से लैस 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि बीज अधिनियम 1966 के तहत एक विनियामक फ्रेमवर्क के द्वारा समर्थित है। अवसंरचना विकास के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों की स्थापना की सहायता होना, तो इस तरीके से आता है। भारत में बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो बागवानी क्षेत्र जो है एक विशाल और विविध क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधे की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण, मार्केटिंग का काम होता हुआ है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का 13.1% भाग इसमें बागवानी की जाती है, 1% भाग में। और भारत में कुल बागवानी उत्पादन में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन लगभग 90% होता है और 2022-23 में यह 355.48 मिलियन टन रहा है। तो इस तरीके से इनका उत्पादन कृषि जीबीए में बागवानी क्षेत्र का जो योगदान आता है वो 33% आता है और विश्व की स्थिति को देखा जाए तो इसमें फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरे स्थान पर आता है और फलों के मामले में भारत केले, आम, पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। निर्यात की स्थिति में देखा जाए तो निर्यात में भारत विश्व में 14वें और फलों के निर्यात में 23वें रैंक पर आता है, मतलब कि 23rd रैंक जो है फलों के निर्यात में, सब्जियों के निर्यात में 14th रैंक पर आता है। बागवानी क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहलों में आता है जैसे कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। यह जो विकास मिशन है वह एक केंद्र प्रायोजित योजना आती है और इसमें फल, सब्जियां, जड़ प्रकंद फसलें, मशरूम, फसाले, फूल, सुगंधित पादप, नारियल, काजू, कोको, बांस को कवर किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं आती हैं जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो कि 2005-6 में शुरू की गई थी, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, फिर आता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान जो कि नागालैंड में है, इनके अंतर्गत ये उप योजनाएं चलाई गई हैं। फिर देखते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करके हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन को और समन्वित कार्यक्रम अर्थात चमन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस चमन कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्रों में उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना और उनका विकास करना है। और यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम में सुरक्षा के अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खाते से तुरंत सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है और इस कार्य के लिए प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के ई रूपी वाउचर का उपयोग करता है। सुरक्षा का आशय है कि एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली विकसित करना है और ये एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना का घटक होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर कि हाल ही में देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई हुई है। इस स्वर्ण जयंती के मनाई गई है, तो स्वर्ण जयंती मनाने के पीछे क्या रीजन है, मतलब कि इसका एक टाइम पीरियड हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये मनाई गई है। तो अभी देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और इसकी स्थापना कब होती है और पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया और किस तरीके से ये वित्त पोषित है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो लक्ष्य आता है वह कृषि या उससे संबंधित उद्योगों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है और भारत में जिला स्तर पर एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक अभिन्न अंग है जो इसमें ज्ञान और संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति ने 1973 में इसमें इसको नियुक्त किया हुआ था, मतलब कि इसके द्वारा मोहन से समिति के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ इसमें ये आया हुआ था
तो साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें कृषि देश में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का विचार भी पेश किया गया था और ये पहला कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के अंतर्गत पुदुचेरी में स्थापित किया गया और इसमें 100% वित्त पोषण केंद्र के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं डिजिटल कृषि मिशन की ओर। जब डिजिटल कृषि मिशन की ओर चलते हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्रिमंडल इस मिशन को मंजूरी देते हैं। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना पर आधारित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य किसानों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होता है। चलिए तो डिजिटल कृषि बारे में जान लेते हैं कि डिजिटल कृषि क्या होती है। यह जो कृषि होती है वो एक नवीनतम कृषि पद्धति होती है। किस तरीके की पद्धति है? एक नवीनतम कृषि पद्धति है डिजिटल कृषि। इस कृषि को एक तरीके से परिशुद्ध कृषि या स्मार्ट फार्मिंग नामक दो तरीकों से अपनाया जाता है। यह खेती की आंतरिक और बाहरी नेटवर्कों के माध्यम से डेटा एकत्र करती है, वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर उनका विश्लेषण करती है और इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि भारत में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग, युग टिक ग्रीन सेंस का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस कृषि की भी कुछ मुख्य विशेषताएं जैसे कि यह दो आधारभूत पिलर्स पर आधारित होती है। एक होता है एग्री स्टेक, दूसरी आती है कृषि निर्णय सहायता। एग्री स्टेक आती है जिसके अंतर्गत कुछ किसानों की पहचान होती है जो एक किसान केंद्रीय डीपीआई होता है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है, जिसके तीन प्रमुख घटक आते हैं जैसे कि किसानों की रजिस्ट्री, किसान आईडी जारी करना, आधार नंबर के समान किसानों का एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में करना, जियो रेफरेंस गांव के नक्शे होना। आईडी को किसानों से संबंधित डेटा से जोड़ेगा और इस तरह से डेटा में भूमि रिकॉर्ड आदि शामिल है। फसल बुआई रजिस्ट्री होती है जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण इसके अंतर्गत आता है। फिर आती है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की ओर, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें रिमोट सेंसिंग डेटा यानी कि उपग्रह आधारित चित्र होती है जिसमें फसल, मृदा, मौसम, जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत होता है। इस अंतरिक्ष विभाग में रीसेट फर्स्ट भू पर्यवेक्षण डेटा और अभिलेखीय प्रणाली की विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण या वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करता है। इसका मुख्य टारगेट जो होता है 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक डिजिटल पहचान को जनरेट करना और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में 2 वर्षों में इसे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके से आते हैं। भारत के पशुधन क्षेत्र की ओर देखते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना को मंजूरी दी है। इसमें टोटल 1702 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। आप जान लेते हैं कि भारत में पशुधन क्षेत्र की क्या स्थिति है। जैसे कि आबादी के स्तर पर देखा जाए तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। मांस उत्पादन के अंतर्गत देखा जाए तो भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और बकरी मांस के उत्पादन में दूसरा स्थान है। आपसे ये उत्पादन भी पूछ लिया जाता है ना कि भारत में इसकी क्या रैंकिंग है। तो मांस के उत्पादन में कितने, भैंस के मांस के उत्पादन में सेकंड नंबर पर आते हो, बकरी के उत्पादन में भी। मत्स्य पालन एवं दूध के बारे में देखा जाए तो यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्पादन का 25% है। आर्थिक योगदान में जो 2021-22 में कृषि में जीबीए 30.19% और कुल जीबीए 5.73% का योगदान आता है। रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पशुधन क्षेत्र में 17% से अधिक ग्रामीण परिवार में आजीविका प्रदान करता है। तो इस तरीके से देखते हैं। भारत में पशुधन के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं में आता है जैसे कि पहली, पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान होना जैसे कि रक्तस्रावी, सेप्टिसीमिया, खुरपका, मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस रोग आते हैं। फिर आते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती जो कि पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया के चौथे नंबर पर है। कम उत्पादकता देखने को मिलती है कि साल 2019-20 में भारत में मवेशियों का औसत वार्षिक उत्पादकता 1777 किलोग्राम प्रति पशुधन रहा है, जबकि वैश्विक अनुपात का यह 2699 किलोग्राम प्रति पशु रहा है। भारत में पशुधन क्षेत्र की प्रमुख पहल है जैसे कि पहली आती है यूनिफाइड जीनोमिक चिप के बारे में। ये इसके विकासकर्ता पशुपालन और डेयरी विभाग है। इसमें दो संस्करण है, मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंस के लिए महिष चिप है। स्वदेशी सेक्स सर्टिफिकेटेड तकनीक जो कि किसानों को केवल मादा बछिया पैदा करने के लिए कम लागत पर सेक्स सॉर्किट स्पर्म की उपलब्धता बढ़ेगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित और उनका उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसका उद्देश्य सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आनुवांशिक सुधार के माध्यम से देसी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण का ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस तरीके से आते हैं। संबंधित सुर्खियां आती हैं जैसे कि महामारी निधि परियोजना के बारे में। यह जो परियोजना है वह केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी पर मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा में महामारी परियोजना शुरू की हुई है।
यह निधि जो आती है वो महामारी से निपटने की तैयारी प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। महामारी निधि परियोजना जो है वह G20 के अंतर्गत वित्त पोषित $25 मिलियन की निधि होती है और इसे इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता के तहत शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जो आता है निम्न और मध्य आय वाले देशों में वित्त पोषण करना है और ये वे पशु स्वास्थ्य खतरों महामारी से निपटने की क्षमता विकसित करते हैं। इसका कार्यान्वयन एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। और इस परियोजना की प्रमुख पहले आती है जैसे कि पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, वैक्सीन निर्माण केंद्रों और उनका विस्तार कर बीमारी के प्रकोप का पता लगाने, समय पर आवश्यक कार्रवाइयों की लिए प्रारंभिक चेतावनी निगरानी तंत्र को मजबूत करना, डेटा प्रबंधन और एनालिटिक्स व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना, पशुधन क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कर्मियों को दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में कि हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारत में डेयरी सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को मानक संचालन जारी किया हुआ है। ये जो है इस तरीके से देखा जाए तो इस मानक संचालन की प्रक्रिया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हीरक जयंती के आधार आयोजित समारोह के दौरान की गई थी। कब की गई थी? हीरक जयंती का जो आयोजन किया गया था उस दौरान इसका शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में जाने तो इसकी स्थापना होती है 1965 में। किसके द्वारा? डॉक्टर बर्गेज कुरियन के द्वारा। और बर्गेज कुरियन जो है उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्व की संस्था भी इन्हें घोषित किया गया है और यह ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विकसित और लागू भी किया गया और इसकी अवधि 1970 से 1996 तक रही और इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश में श्वेत क्रांति आई। तो इस तरीके से श्वेत क्रांति की उत्पत्ति होती है। भारत में डेयरी क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो भारत में वैश्विक स्तर पर दूध के उत्पादन में ये पहले नंबर पर आता है। देश के जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 4.5 से 5% है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान 25% है। और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 70% अधिक होती है। तो इस तरीके से डेयरी क्षेत्र कहते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वह 5 वर्षों के दूध की खरीद को वर्तमान स्तर पर 50% बढ़ाना है। इससे 2029 तक डेयरी सहकारी समितियों में दूध की खरीद बढ़ाकर 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक होने का अनुमान है। डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूत करना और इसमें वित्तीय समावेशन को ध्यान रखना जो कि सहकारी समितियों के बीच सहयोग पहल राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार करने की घोषणा की गई। श्वेत क्रांति के बारे में देखें तो इसकी स्थापना होती है मतलब कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत होती है और यह एक डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसे भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया। और यह ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय विकास डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया गया है जो कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध विकास कार्यक्रम है। तो इस तरीके से इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर बर्गेज कुरियन करते हो। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं और यह 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे 3 चरणों में लागू भी किया गया था। तो इसे कितने चरणों में लागू किया गया था? 3 चरणों में। कब शुरू किया गया था? 1917 में ऑपरेशन फ्लड के द्वारा। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। इन पहलों के बारे में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसे किसके लिए? गाय की देसी नस्ल में विकास और सुरक्षा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य दूध और दूध से समन्वित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इसका उद्देश्य उद्यमियों, निजी कंपनियों आदि के द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, इसके तहत पशुपालन और डेयरी किसानों में बैंकों में आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से आगे अब चलते हैं कृषि अवसंरचना कोष की ओर। जब कृषि अवसंरचना कोष की ओर चलते हैं तो हाल ही में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वित्त पोषण है उसकी सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना में एक प्रगतिशील विस्तार किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि इस योजना को अधिक आकर्षक, समावेशी और प्रभावशाली बनाना इसका ऑब्जेक्ट रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ये कार्य करती है। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बात की जाए तो इसका आता है कि यह फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण में, व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने पर मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण दिया जाता है। और इसमें इस योजना में बैंक तथा वित्तीय संस्थान 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के जो हालिया
विस्तार है उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि व्यवहारिक कृषि परिसंपत्तियों के अंतर्गत कि इसमें देखते हैं कि एआईएफ में लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए एक सहायता परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहारिक परियोजना के तहत शामिल अवसंरचनाओं को शामिल के निर्माण की अनुमति दी गई। एकीकृत प्रसंस्कृत परियोजनाओं को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम घटक जिसमें ये में किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सरकारी समितियों, पंचायतों के मामले में पीएम कुसुम योजना के घटक को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई। और अब एएनबी जो है वह संरक्षण किसान उत्पादक संगठनों कृषि अवसंरचना कोष को गारंटी कवरेज प्रदान करता है। और आपको बता दें कि ये जो नाबार्ड जो है वो इसके लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में उभरा हुआ है। अब चलते हैं एग्रीटेक की ओर। एग्रीटेक क्या है कि हाल ही में देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा विश्व आर्थिक मंच को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस फोरम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल का ये परिणाम है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एग्रीटेक की सेवाओं को बढ़ाना है। और यह पहल जो है वह कृषि पारितंत्र की दिशा में दिनों देश में द एग्रीगेट की भूमिका पर 4 व्यापक श्रेणियों को वर्गीकृत करती है और यह बुद्धिमत्ता पूर्वक फसल की योजना बनाना तथा इसे स्मार्ट फार्मिंग, फार्म गेट टूल, कोर्स और सहायक के रूप में डेटा होना है। एग्रीगेट अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहल की गई है जैसे कि अंतरिक्ष कृषि मौसम भूमि आधारित अवलोकन परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसकी शुरुआत 2005 में हुई है। उपज संबंधी अनुमान के आधार पर किसान पहल शुरू की गई है। कृषि डेटा एक्सचेंज के आधार पर इसमें भारत का पहला डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जिसमें तीन प्राथमिक डेटा सेट है। किसान की पहचान, जियो टैक्स फॉर्म लोकेशन, बोई गई फसलों का डेटा। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के बारे में देखा जाए तो यह एमओए एंड एफ और का प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है माने कि ये मंत्रालय का ये समाधान है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिपोर्ट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी में साक्ष्य निर्णय लेने में मदद करती है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग आते हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग और इमेजनरी जो कि कीटों और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, भूमि उपयोग मैपिंग आदि के लिए होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि परिशुद्ध खेती यानी कि बीज उर्वरक जैसे संसाधनों को उच्च सटीकता के साथ उपयोग करना, मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉनिटरिंग जो अग्रिम चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन की प्रभावी निगरानी आदि के लिए है। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग में सक्षम वेयर हाउसिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक जो कि किसानों को बाजार में जोड़ने भंडारण और ट्रांजिट के दौरान फसल के नुकसान को कम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित वास्तविकता जो है वह फसल संबंधी योजना हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान उपज पूर्वानुमान आदि के लिए होता है तो इस तरीके से आती है। अब चलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की ओर। जब हम देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं और 5 अन्य खरीफ रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है और कौन-कौन सी फसलें हैं जिनमें इसने मूल्य वृद्धि की हुई है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो एक तरीके से न्यूनतम गारंटी मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि मिनिमम गारंटी का एक मूल्य है और ये जो है वह सरकार को सूचीबद्ध फसलें इसके लिए खरीदती हैं। इसमें टोटल 22 फसलें होती हैं जिसमें 14 फसलें आपकी खरीफ की होती है, 6 रबी की आती हैं और 6 इसमें 2 वाणिज्यिक फसलें आती हैं। जो 14 रबी की फसलें खरीफ की फसलें आती हैं उसमें आती है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड और कपास होती है। 6 रबी फसलों के अंतर्गत आता है जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम आते हैं और दो वाणिज्यिक में आती है जूट और खोपरा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 22 आती है जिसमें 14 आपकी खरीफ की होंगी, फिर आपकी जो 6 आएंगी वह रबी की आएंगी और 2 वाणिज्यिक आएंगी जिनको मिलाकर टोटल 22 होगा। अब इनकी कैटेगरी देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। A1 के अंतर्गत मतलब फर्स्ट में A2 आती है जिसके तहत किसानों द्वारा बीज उर्वरक रसायनों श्रम ईंधन सिंचाई आदि पर किए गए सभी नगद और अन्य व्यय को शामिल किया गया। A2FL के अंतर्गत इसमें वास्तविक लागत व आवेतनिक परिवार श्रम का एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 यानी कि 3 के अंतर्गत इसमें A2 प्लस FL के साथ किसान की स्वामित्व भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को इसमें शामिल किया गया है तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख आते हैं तो इनको शामिल किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कृषि और मूल्य लागत फसलों के बारे में जिसकी सिफारिश एमएसपी करता है और इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति हुई थी उसमें एक अंतिम निर्णय भी दिया गया था।
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह बुआई के मौसम में शुरुआत में घोषित किया जाता है और यह कृषि लागत और मूल्य आयोग में इसकी सिफारिश करता है और यह भारतीय खाद्य निगम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए एक नोडल एजेंसी भी होती है। भारत में कृषि निर्यात नीति के बारे में इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो इसे वित्त वर्ष 2023-24 के 8% की गिरावट दर्ज की गई और भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत 2022 तक $60 बिलियन में महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति से कम होती है। निर्यात नीति के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला आता है 2022-23 में कृषि निर्यात और आयात में गिरावट दर्ज होना। कि कुल निर्यात में देखा जाए तो इसमें कृषि निर्यात में चावल का जो हिस्सा है 21% है, समुद्री उत्पाद 15% और मसाले 9% है, वनस्पति तेल का हिस्सा 45% और दालें 11%, फल सब्जियां 8%। डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा के आधार पर 2022 में इसमें कुल कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी 2.4%, 1.9% है और विश्व में कृषि निर्यात देशों में इसकी सूची की रैंकिंग जो इंडिया में है वह 9th नंबर पर आती है। तो इस तरीके से आती है। अब कृषि निर्यात नीति की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं कि यह नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन और मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों के नुकसान को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसका मूल्य एवं लक्ष्य जो आता है 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करके $60 बिलियन से अधिक करना है। अधिक वस्तुएं एवं अधिक देशों के निर्यात करना, उच्च मूल्य वाले और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण करके कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना, नवीन देशज जैविक एथनिक पारंपरिक गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत दिया गया। अब इसके उठाए गए मतलब कि इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए जैसे कि निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना, बाजार तक पहल योजना, परिवहन और विपणन सहायता इसके अंतर्गत। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में देखा जाए तो यह प्राधिकरण इसकी स्थापना एपीईडीए अधिनियम 1985 के तहत जारी की जाती है। यह निर्यात को बढ़ावा देता है भारतीय उत्पादों के और यह विदेशों में भारतीय उत्पादों में जीआई पंजीकरण प्राप्त करने, ट्रेडमार्क प्रमाण के आवेदन में मदद करता है और यह राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों को निर्यात के लिए प्रमाणन देने वाले संस्थानों को प्रत्यानयन भी प्रदान करता है। सहकारी बैंक के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में देखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उद्घाटन किया। यह योजना जो है वह 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए शुरू किया गया। इस भंडारण क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो यह अनाज भंडारण योजना के बारे में यह सहकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य पैक्स के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं को स्थापित करना है। साथ ही इनके उद्देश्य में कृषि अवसंरचना जैसे गोदाम, कस्टमर हायरिंग सेक्टर, प्रसंस्करण यूनिट आदि की स्थापना करना और इसमें होने वाले लाभ हैं जैसे कि पैक्स गोदामों या भंडारण सुविधा के निर्माण या अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना में सब्सिडी और ब्याज का लाभ का उठाना है। विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस एकीकरण करना आता है। अभी कन्वर्जेंस एकीकरण के अंतर्गत किस तरीके की पहल आती है जैसे कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि यांत्रिकरण का उप मिशन, खाद्य कृषि प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आती है। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण होना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद होना, इसके अंतर्गत एक प्रमुख योजनाओं की पहचान की गई है। अब चलिए चलते हैं अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ पहलें शुरू की गई हैं उनके बारे में। तो भंडारण यानी कि विकास और विनिमय अधिनियम 2007 में इसके तहत वेयर हाउस विकास एवं विनियम के प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसकी शुरुआत होती है 2017 में और यह वेयर हाउस रसीद और लिखित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं। यह निजी उद्यमी गारंटी योजना है। इसका उद्देश्य निजी भागीदारों में खाद्य भंडारण की क्षमता को बढ़ाना है। खाद्यान्नों की हैंडलिंग भंडारण परिवहन की राष्ट्रीय नीति 2000, ग्रामीण भंडारण योजना और पीएम किसान संपदा योजना, अन्य दर्पण प्रणाली का उद्देश्य एफसीआई की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली डीपो ऑनलाइन सिस्टम को आधुनिक बनाना। भारतीय खाद्य निगम के बारे में देखा जाए तो यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम होता है और इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत एक वैधानिक संस्था के तौर पर की जाती है और इसकी स्थापना अनाज की कमी विशेष तौर पर गेहूं की कमी को दूर करने के लिए की जाती है। 1 अगस्त 2024 को ई नीलामी के भाग लेते हुए खुली बाजार
प्रक्रिया के तहत भारतीय खाद्य निगम के चावल की खरीद करता है और इसमें घरेलू के अंतर्गत देखा जाए तो इसका अर्थ ई नीलामा के माध्यम से खुले बाजार में अधिशेष खाद्यान्न की बिक्री से होता है। आप जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में कि सुर्खियों में क्यों है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 2030-31 तक में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को तिलहन को मंजूरी दी है। भारत में खाद्य तेल क्षेत्रक के बारे में जान लेते हैं कि भारत की उत्पादन किस तरीके से होता है, भारत की रैंकिंग क्या है वैश्विक स्तर पर और किस तरीके का व्यापार होता है और इस मिशन के बारे में भी जानते हैं। उत्पादन के अंतर्गत बात की जाए तो भारत का उत्पादन 15 से 20% क्षेत्रक मौजूद है। कितना क्षेत्रक मौजूद है? 15 से 20%। इसमें विश्व का 6 से 7% वनस्पति तेल का उत्पादन होता है और विश्व का ये 9 से 10% खाद्य तेल की खपत होती है। वैश्विक स्थिति के बारे में बात की जाए तो यह खाद्य वनस्पति तेल क्षेत्र बाजार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील के बाद भारत चौथे नंबर पर आता है और भारत व्यापार के स्तर पर देखा जाए तो इसमें विश्व में भारत विदेश वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है और इसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। भारत में आयातित वनस्पति तेलों में पाम ऑयल का योगदान 59% है और इसके बाद सोयाबीन 23% और सूरजमुखी 16% आता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का जो 2030-31 का लक्ष्य है कि प्राथमिक तेल उत्पादन में यह 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना और इसमें 25-24.45 मिलियन टन इसके खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाकर करना है। फोकस क्षेत्र आते हैं जैसे रैपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल जैसे प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। कपास के बीज, चावल की भूसी, वनस्पतियों से प्राप्त तेल द्वितीयक स्रोतों से तेल प्राप्ति की दक्षता को बढ़ाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताओं में आता है जैसे कि सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री या साथी पोर्टल या समय बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन फाइबर से रोलिंग सीड प्लान है। 600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास होता है और इसमें किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण, मौसम, कीट हमले के संबंध में सलाहकारी सेवाएं प्राप्त होती हैं। भारत में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए चुनौतियां जैसे कि प्रति हेक्टेयर कम उपज का होना, खेती से जुड़ी चुनौतियां होना, तिलहन फसलों का कुछ ही राज्यों में केंद्रीकृत होना होता है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और ऑयल पाम में जो 2018-19 में शुरू किया जाता है और इसमें बीज घटकों में ब्रीडिंग, उत्पादन इनपुट और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित होता है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन में ऑयल पाम 2021-22 में शुरू किया जाता है और इसका उद्देश्य 2025-26 तक ऑयल पाम कृषि क्षेत्र को 3.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो यह सुनिश्चित करता है कि तिलहन की खेती करने वाले किसानों में मूल्य समर्थन योजना, भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से एमएसपी प्रदान करना। पीली क्रांति के अंतर्गत देखा जाए तो इसे 1986 से 87 के बीच में भारत में खाद्य तेल विशेषकर सरसों व तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया और कृषि विकास का कार्यक्रम है। अब चलते हैं मिलेट्स के बारे में कि हाल ही में देखा जाए तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट को रेखांकित किया है और जिसके अंतर्गत भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन का लगभग 80% और वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में 20% योगदान करता है और इस उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में स्थिर रहा है। मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी चर्चा में रहा भी था। तो मिलेट्स के बारे में जाना जाए तो ये एक खरीफ फसल होती है। तो मिलेट्स क्या है? आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मिलेट्स कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, तो ये किस फसल के अंतर्गत आएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत। यहाँ देखते हैं कि यह पोएसी फैमिली यानी कि घास के परिवार से संबंधित छोटे अनाज के दाने होते हैं। भारत में मिलेट्स की जो उत्पादकता है 2022 में चावल, ज्वार को छोड़कर अन्य मिलेट्स की उत्पादकता चीन, इथोपिया और रूस से कम होती है। निर्यात भारत दुनिया में मिलेट्स में शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक होता है। इसका वर्गीकरण जो आता है प्रमुख मिलेट्स में ज्वार, बाजरा आदि और ये लघु मिलेट्स में कंगनी, कोदू आदि आते हैं। इसका उत्पादन जो होता है वह बाजार में भारत में मिलेट से सबसे बड़ा उत्पादक होता है और इसके बाद वह नाइजर और चीन का स्थान आता है। मिलेट्स के अग्रणी उत्पादक राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इत्यादि देश मतलब राज्य आते हैं। मिलेट्स के उत्पादन स्थिर करने के लिए जिम्मेदार कारक जैसे कि श्रम की कमी और उर्वरक में कमी का उपयोग, उपभोक्ताओं की खान-पान संबंधी पसंद में बदलाव आना और मिलेट्स की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम है और ये फसलें जल्दी खराब होने लगती हैं। मिलेट्स के क्या प्रॉफिट है? जैसे कि पहला आता है स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम जैसे खनिजों का बेहतर स्रोत होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है, ग्लूटेन मुक्त होता है और आर्थिक सुरक्षा भी होती है। पर्यावरण से संबंधित देखा जाए तो ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है। इन फसलों में अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती और ये सूखा सहिष्णु संसाधनीय फसल को होती है।
मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में आती है कि इसे 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष कब घोषित किया जाता है? ये घोषित किया जाता है 2018 में। 2018 में इसे घोषित किया जाता है और इसे किसके तहत लाया गया? इसे राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत भारत में मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में योजनाओं के लिए कम सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स परोसना अनिवार्य कर दिया गया और इसमें मिलेट्स आधारित उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों में से प्रोत्साहन योजना लागू की गई और इसके लिए गहन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल की गई, जो कि इसका उद्देश्य क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए एक एकीकृत तरीके से मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और मिलेट्स फसल की कटाई के बाद प्रौद्योगिकियों को लाना होता है। अब चलते हैं स्पाइसजेट योजना के बारे में कि ये स्कीम क्या है। इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव, सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में संधारणीय योजना को मंजूरी दी। इस योजना का जो उद्देश्य है, इलायची की खेती का विस्तार करना, छोटी या बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात संवर्धन करना, क्षमता निर्माण करना और हितधारकों का कौशल विकास करना है। इसके प्रमुख घटक आते हैं जैसे कि इलायची की खेती का उत्पादन में सुधार होना, फसल कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन होना, बाजार विस्तार के प्रयास होना, व्यापार के अवसरों को बढ़ावा मिलना, नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना, अनुसंधान और क्षमता निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। और 15वें वित्त आयोग की जो सीएस अवधि है वो 2023-24 से 25-26 के लिए इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, मतलब कि 2023-24 से 25-26 के लिए इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। अब इलायची के बारे में जान लेते हैं। तो इलायची जो है वह उसकी खेती एक ड्राई फ्रूट्स या कैप्सूल के तौर पर की जाती है। ये वो जो है वो आपके दक्षिण भारत में, आप दक्षिण भारत में जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर इलायची की यानी कि कार्डेमम हिल पाई जाती है। यहाँ ये जो क्षेत्र आता है वो केरल से भी संबंधित है, यहाँ कर्नाटक से भी संबंधित है और ये आपका तमिलनाडु से भी संबंधित है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र जो है इनसे संबंधित है। और जो छोटी इलायची है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। वो छोटी इलायची के लिए यहाँ घना छायादार क्षेत्र है, अम्लीय बनी है, दोमट मृदा भी है, 600 से 500 मीटर की ऊंचाई और पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जब हम इंडिया की ओर देखते हैं तो नीचे की ओर एक इलायची का और कार्डेमम हिल पाई जाती है वहां। और जो बड़ी इलायचियां हैं वो की आती हैं ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र आ जाता है, वहां पर बड़ी इलायची है। यहाँ बड़ी इलायची और यहाँ पर छोटी इलायची होती है। तो बड़ी इलायची के लिए किस तरीके से कहाँ पर? ये भारत में, भारत के साथ आपके नेपाल में, नेपाल के साथ भूटान के जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर बड़ी इलायची पाई जाती है। इसमें पूर्व और इसकी अनुकूलन दशा के लिए इसमें 200 दिन होते हैं और यह 300 से 3500 मीटर की औसत वर्षा उपयुक्त होती है और यहाँ पर 6 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अब भारत के मसाला उद्योग के बारे में देख लेते हैं कि भारत जो है विश्व में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया की कुल मसाला उत्पादन में लगभग 76% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। 2022-23 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया है, जिसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश का निर्यात होता है। सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड जो है वह कोचीन कोडल में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक स्वायत्त निकाय होता है जिसमें 52 अधिसूचित मसालों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और इसे छोटी इलायची इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस तरीके से आता है। अब चलते हैं दलहन की ओर। दलहन के बारे में जानते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में दाल का आयात 2023 की तुलना में 84% से बढ़ाकर 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया। भारत में दलहन की स्थिति देखी जाए तो भारत की स्थिति में भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। अग्रणी उत्पादक राज्य में आता है प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर कर्नाटक। फिर वो मुख्य दलहन की ओर बात करें तो इसमें चना ग्राम में है, चना, फिर अरहर, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, विभिन्न प्रकार की फलियां आती हैं। भारत में निर्यातक आयातक कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, तुर्की, तंजानिया, सूडान, मोजाम्बिक, मलावी और म्यांमार आते हैं। उत्पादन का स्तर देखा जाए तो कुल दलहन उत्पादन में चने का उत्पादन 40% आता है और अरहर एवं तुअर का 15 से 20% आता है।
प्रमुख निर्यात गंतव्य में बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल है। और दालों की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो ये पोषण मूल्य में की दृष्टि से देखा जाए तो दालों का वजन 20 से 25% प्रोटीन होता है, जिसमें 100 ग्राम दाल में 20 से 25% प्रोटीन होता है। और दालें जो होती हैं वह घुलनशील, आहारी फाइबर से भरपूर होती हैं और दलहन की खेती के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, जिसमें 80% से अधिक दलहन जो होती है वह वर्षा संचित होती है। ये संधारणीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले शुरू की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत दलहन कृषि क्षेत्र का विस्तार, उत्पादकता और वृद्धि के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो आता है, जो एक मूल्य समर्थन योजना है, जिसके तहत पंजीकृत किसानों से मूल्य समर्थन मूल्य पर तिलहन और दलहन की खरीद की जाती है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम किया जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय विकास कृषि विकास की एक उप योजना है। अब चलते हैं जूट की ओर। जूट में देखते हैं कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड को हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जूट उत्पादन में 20% की गिरावट की संभावना बताई गई। तो ये जूट के बारे में। अब जूट के बारे में देखा जाए तो जूट क्या है और इसे कहाँ पर पाया जाता है। तो जूट के अंतर्गत देखा जाए तो जूट की जो प्राप्ति है, जूट एक तरीके से प्राकृतिक रेशा होता है। जूट क्या है? एक प्राकृतिक रेशा होता है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में उगाया जाता है। तो जूट कहाँ पर उगाया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप का जो पूर्वी भाग होता है वहां पर जूट के उत्पादन होता है। जूट का यहाँ पर उत्पादन होता है, जिसमें आपका आता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा जो है वह प्रमुख देश के तौर पर, मतलब कि प्रमुख राज्यों में इसकी प्राप्ति होती है। और इसकी रेटिंग जो है वह जूट के तने में रेशे को अलग करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है और रेशे निकालने के लिए इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जूट के बारे में है। फिर देखते हैं कि जूट की खेती के लिए कुछ जलवायु संबंधित कार्य किए गए हैं और इन कार्यों के तो जूट की खेती के लिए जलवायु संबंधी इसकी आवश्यकता है, जैसे कि तापमान। तापमान जो आते हैं वो 15% से 15 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक है। इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। वर्षा जो होती है फसल वृद्धि में अवधि के दौरान 2500 मिलीमीटर की अच्छी तरह से वर्षा वितरण आवश्यक है। आर्द्रता जो आती है वो 65% औसत सापेक्ष आर्द्रता होती है। मृदा जो आती है वह दोमट जलोढ़ मृदा जो सबसे उपयुक्त होती है, जबकि लैटेराइट और कंकरीली मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। जूट उद्योग की जो अवस्थिति देखी जाए तो इसे जूट से निर्मित भारत विश्व में जूट से निर्मित उत्पादन का एक अग्रणी देश है और इसमें वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70% होती है। पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में से एक है और भारत का लगभग 73% जो जूट क्षेत्र है वह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में रहता है, जिसमें 90% हिस्सा स्थानीय उपभोग पर होता है। जूट के लिए शुरू की गई पहलों में आती है कि इसके लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन किया जाता है और यह जूट की खेती, जूट उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के लिए आवश्यक होता है और राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह एक व्यापक योजना है और उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। अब चलते हैं नाबार्ड के लिए, जो कि अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण से संबंधित है। कि हाल ही में देखते हैं कि नाबार्ड ने दूसरा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया हुआ। इस सर्वेक्षण को जो राष्ट्रीय स्तर पर इसे 2016-17 में शुरू किया जाता है और इसका मोटिव होता है ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति, वित्तीय समावेशन, ऋण, बीमा, पेंशन आदि सहित के स्तर पर एक व्यापक अवलोकन करना है। इसके माध्यम से एक क्षेत्रीय स्तर पर डेटा के आधार पर नेफिक के वित्तीय समावेशन की माप होना हो, इसे 2016-17 के अंतर्गत ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के बारे में, जिसका मुख्यालय है आपका है मुंबई में है और यह ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य संधारणीय और समान कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना एवं गठन 1982 में 20 ब्राह्मण समिति की सिफारिश के आधार पर होती है और यह राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। सौंपे गए कार्यों में कि यह कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कृषि या ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है और नाबार्ड पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन आता है। तो ये नाबार्ड के बारे में। अब आते हैं प्राथमिक कृषि समितियां या पैक्स के बारे में, कि देश भर में पैक्स के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए कई पहले आरंभ की गई। पैक्स के बारे में बात करें तो पैक्स की परिभाषा है एक सहकारी ऋण समिति या जमीनी स्तर की शाखा है। यहाँ पर अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण होता है, जैसे कि सरकारी ऋण संरचना में अल्पावधि ऋण के अंतर्गत आती हैं आपकी राज्य यानी कि केंद्रीय
सहकारी बैंक, फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। दीर्घकालिक ऋण या द्विस्तरीय संरचना में राज्य केंद्रीय सहायता कृषि ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक इसके अंतर्गत ये आती हैं, तो ये आता है। अब इसमें देखते हैं कि बिन का विनिमय जो है वह देश भर में सहकारी समिति के अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। यह जो सोसाइटियां होती हैं वो एक तरीके से राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है, जिनका विनिमय आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और ये महत्वपूर्ण कार्य होता है पैक्स को फंड उपलब्ध कराना। इनका जो डीसीसीबी होते हैं, इनका निम्न मुख्य कार्य होता है। अभी आते हैं इनकी पुनर्वित्त के बारे में कि यह डीसीसीबी यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और साथ ही साथ आपके राज्य या केंद्रीय सहकारी बैंक जो आते हैं उनमें नाबार्ड के द्वारा ये पुनर्वित्त होते हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से ग्रामीणों को अल्पावधि के ऋण प्रदान करना और ऋण की वसूली करना। इसमें सदस्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका उपलब्ध जो जो महत्व होता है वह देश के सभी संस्थानों द्वारा केसीसी ऋणों की पैक्स की हिस्सा का 41% और 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग इसे में 95% की ऋण और सीमांत किसानों को दिया जा रहा है। पैक्स की मजबूती करने वाली अन्य पहलों में आती है जैसे कि किसका आधुनिकीकरण, कि देश भर में 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है। और पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना होती है और इस परियोजना में सरकार का लक्ष्य चालू व्यवस्था वाले 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करना है। और सहकारिता मंत्रालय में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी विकास का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अन्य पहलों में आता है कि इसके अंतर्गत पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है और इसमें कुल 1100 अतिरिक्त पैक्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1963 में होती है। और यह एक व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता भी लाता है जो बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल ऑफ नियम है। और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब चलते हैं मत्स्यिकी क्षेत्र की ओर, जिसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर नौका संचार और सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसे इसरो के द्वारा विकसित एक स्वदेश तकनीकी है। मछुआरों के साथ दो तरफा संचार स्थापित करने, आपात स्थिति में बचाव और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकीकृत एक्वापोर्ट्स का विकास, सर्कुलेटर एग्रीकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को पहचानने की पहल शुरू की गई है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक एक्वा पार्क का भी स्थापन किया गया है, जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर अलग-अलग मत्स्य की गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना है। रिसर्कुलेटर एग्रीकल्चर सिस्टम में मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। बायोफ्लॉक का जो पर्यावरण अनुकूल एक्वाकल्चर होता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के उत्पादन पर जोर देता है। भारत के मत्स्यिकी पालन क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत दुनिया का मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और उत्पादन में कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन 74.7% आता है। निर्यात 2013-14 से 23-24 के बीच भारत का समुद्री खाद्य पदार्थों में निर्यात दुगना हो गया है। इसमें कुछ पहले हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास, रंगीन मछली ऐप, जिसमें 8 भारतीय भाषाओं में सजावटी मछली की लोकप्रिय प्रजातियों से संबंधित जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास कार्यक्रम पोर्टल और कुछ अन्य पहलुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब चलते हैं सीवेड या समुद्री शिवार की खेती के बारे में, कि नीति आयोग के द्वारा समुद्री शिवार मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एक रणनीति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सीवेड के बारे में आता है कि ये समुद्री शिवार के कई प्रकार के समुद्री पादप और बड़े शैवाल होते हैं जो समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य जलाशयों में पनपते हैं। इसकी खेती जलीय कृषि का हिस्सा है। मत्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% योगदान देते हैं। समुद्र शिवार का जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। आर्थिक दृष्टि से इसमें खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि में जैव सक्रिय यौगिकों और उपयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरणीय इम्पोर्टेंस के तौर पर देखा जाए तो इसमें समुद्री शिवार कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री शिवार की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जैसे कि पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो 2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन समुद्री शिवार के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत में समुद्री शिवार श्रृंखला के लिए विकास मसौदा की समीक्षा के लिए डॉक्टर वी के शाश्वत समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। और यह राष्ट्रीय मत्स्यिकी महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र अंडमान क्षेत्र में अब तटीय कृषि शिविर शुरू की गई। जीआईएस आधारित विकास पोर्टल है जो कि समुद्री शिवार कृषि संगठनों स्थलों में अवलोकन के लिए विकसित किया गया।
अन्य घटनाक्रम में आता है आपका केंद्रीय रेशम बोर्ड। तो ये रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती बनाई गई और रेशम का उत्पादन भारत में विश्व बैंक के स्तर पर या दूसरे नंबर पर आता है और भारत 2023 में वैश्विक उत्पादन का 42% उत्पादन करता है, जिसमें सर्वाधिक कर्नाटक करता है जो टोटल 32% करता है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है और भारत में उत्पादित रेशम, शहद, दूध, तेजी, टसर और मुगा आते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और यह एक संसद के अधिनियम द्वारा 1948 में एक वैधानिक निकाय की स्थापना की गई। ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में, जिसका स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी स्थापना 1924 में होती है। यह भारतीय प्राकृतिक रॉल और गोंद संस्थान के रूप में सांची झारखंड में की जाती है और इसका नाम बदलकर आईसीएआर निःशर्त कर दिया गया और यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो यह प्राथमिक कृषि उत्पादनों के मूल्य संवर्धन के साथ, जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, कृषि पर्यटन जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। और इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें अनाज से विटामिन, चावल की भूसी से तेल निकालना, गन्ने से गुड़ का उत्पादन जैसे अचार आदि इसमें शामिल कुटीर उद्योग होते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में देखें तो यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित केंद्र में अनुसंधान, शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रदर्शन के लिए एक सर्वोच्च निकाय के तौर पर कार्य करता है। और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है। जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकृत होता है और इसमें यह इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी रॉयल आयोग की रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की गई। वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे 5 और 6 टॉपिक फिनिश होते हैं, मतलब कि हमने इसके 5वां और 6ठा टॉपिक इसको कंप्लीट किया। तो हमारे जो 2 पार्ट ही आएंगे, जिसमें नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें 2 टॉपिक 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर आपके 2-3 टॉपिक को लास्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 4th पार्ट था। इसके पहले हमने 3 पार्ट दे दिए हैं तो आप उसको देखिए और इसके बाद आपके 2 पार्ट और आएंगे, मतलब कि टोटल 6 पार्ट में आपका पीटी 365 इकोनॉमी का कंप्लीट किया जाएगा। पॉलिटी का आपका टोटल 2 पार्ट में ही कंप्लीट किया है तो आप उसको भी देखिए। और यहाँ पर हमारी पीटी 365 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप ये पूरा आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस मिल जाएंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को मिलेगी, जहां पर आपको इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम कराए जाते हैं, मतलब कि जो भी क्लासेस दी जाती है, उन सभी की अवेलेबिलिटी वहां पर हो जाएगी। धन्यवाद।